Welcome to Medify. So let's start pharmacology. In pharmacology, we will discuss autonomous nervous system, and today's topic is anticholinergic drug. Anticholinergic drug. In previous video, we have discussed cholinergic drug and an introduction about autonomous nervous system. So let's start anticholinergic drug. The anticholinergic drug is for blocking, or it blocks the choline या cholinergic receptor, choline और cholinergic receptor, choline or cholinergic receptors. Yes. So receptors of cholinergic are of two type: muscarinic और nicotinic. Nicotinic receptors is of two type: N receptors and N-M receptors. And the muscarinic receptors is of 5 types, M1 to M5. तो कितनों को ब्लॉक करेंगे, आइए देखते हैं. NN रिसेप्टर्स को जो ब्लॉक करते हैं उनको बोलते हैं अपन गैंग्लियोनिक blockers. Ganglionic blockers block NN receptors. The drugs which block NM receptors are called NDMR. What is NDMR? So NDMR is just a second. Non depolarizing muscle relaxant. नॉन डीपोलराइजिंग मसल रिलैक्सेंट. तो ये अपन ने पहले कहाँ देखा था, जब मैंने बताया था कि रिसेप्टर्स की वीडियो जो थी अपनी कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स में, उसमें अपने डिस्कस किया था एनएमडीआर पे भी. याद रखना 3 होते हैं: कुरारे, क्यूरियम और क्रोनियम. और सबसे बढ़िया एग्जांपल होता है एट्राक्यूरियम या फिर सिस एट्राक्यूरियम. याद रखना ये एनएमडीआर में एग्जांपल मैं तुमको यहीं लिख देता हूँ छोटा सा पतले से. एट्राक्यूरियम एंड सिस एट्राक्यूरियम. ठीक है, अब बात करते हैं अपन इसकी मस्करनिक रिसेप्टर्स की. तो मस्करनिक रिसेप्टर्स जो होते हैं उनमें खास बात ये होती है कि जो ड्रग मस्करनिक रिसेप्टर को ब्लॉक करते हैं उन्हीं को अपन बोलते हैं एंटी मस्करनिक. पहली चीज एंटी मस्करनिक. और क्या बोलते हैं, तो इनको अपन बोलते हैं एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स. यस, एंटी कोलिनर्जिक ड्रग ऑल्सो कॉल्ड एज एंटी मस्करनिक ड्रग्स. कोलिनर्जिक ड्रग्स मतलब बेसिकली अपने को पढ़ना क्या है, तो इस लेक्चर में अपन पढ़ेंगे एंटीकोलिनर्जिक ड्रग और गैंग्लियोनिक ब्लॉकर. एनएमडीआर पे खास तौर पर हम कुछ पढ़ते नहीं है, बस ये है तो मैंने बताया तुमको पहले भी कि ये सिर्फ सर्जरी के टाइम पे काम आते हैं ड्रग्स. और किस काम आते हैं, तो ये उस पर अपनी सर्जरी के पहले सारी मसल को रिलैक्स करने के काम में आते हैं ताकि अपन सर्जरी अच्छे से कर सकें. ठीक है, तो अब बात करते हैं अपन किसकी, एंटीकोलिनर्जिक. तो एंटीकोलिनर्जिक कितने टाइप की होती है, आइए देखते हैं. तो भैया ये अपन बात करते हैं 3 बेसिस पे. देखो, अगर मैं यहाँ से शुरू करूँ तो 3 मेन बेसिस के होते हैं. ठीक है, पहला होता है नेचुरल में 2 ड्रग अपने पास आती है. एट्रोपिन जो कि सब जानते हैं बेलाडोना से मिलती है, और दूसरी होती है हायोसिन. दूसरी अपनी क्लास होती है सिंथेटिक में क्या लिखना है, एट्रोपिन और हायोसिन को छोड़ के जितनी है रेस्ट ऑल वो सब अपनी सिंथेटिक में जाएगी. अब बची कौन सी, जैसे कि अपनी वो हेक्साजोल हो गई, ठीक है, अपनी टेट्राप्यूरियम हो गई, है ना, और ग्लाइकोपैरोलेट हो गया. ये सब तुम्हारा इसमें आता है सिंथेटिक में. और तीसरी क्लास कौन सी है, अदर क्लास. अब ये अदर क्लास क्या कहानी है, अदर क्लास में कुछ नहीं है, छोटी छोटी सब क्लास बना के रखी है, जैसे कि छोटे छोटे ग्रुप्स बना के रखे. सब क्लास भी नहीं बोल सकते, ग्रुप है. देखो कौन कौन से ग्रुप है. सबसे पहले
एंटी हिस्टामिनिक, एंटी हिस्टामिनिक। सेकेंड TCA, ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट, ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट। देन तीसरी एंटी साइकोटिक, एंटी साइकोटिक। फोर्थ इज क्विनीन एंड फिफ्थ इज एमेंटाडिन। कुछ समझ में आया? ये कुछ नहीं, सब ग्रुप्स हैं, इनके अंदर फर्दर ड्रग्स होती है, सब पढ़ेंगे शांति रखो अभी। चलो ये हो गया तुम्हारा क्लासिफिकेशन। अब हम बात करते हैं किसकी, एंटीकोलिनर्जिक की, जिसके बारे में बात करी सबसे पहले एट्रोपिन। और सबसे इंपॉर्टेंट होता है एक क्वेश्चन विच इज एट्रोपिन पॉइजनिंग। अब सुनो कि क्या होता है एंटीकोलिनर्जिक, अपन देते क्यों हैं और क्या इसके इफेक्ट्स होते हैं। सबसे पहली चीज़ इफेक्ट्स क्या क्या है तो तुमको बताता हूँ। जैसे कि मैंने पैरासिम्पैथेटिक में बात करी थी, पैरासिम्पैथेटिक में मैंने बात करी थी कि उसके इफेक्ट होते हैं डम्बल्स, DUMBBLESS, ऐसे नहीं, ऐसे हाँ, डायरिया, यूरिनेशन और मियोसिस, ब्रेडिकार्डिया, ब्रोंकियल डायलेशन, लेक्राइमेशन, इरेक्शन, देन सलाइवेशन, सिक्रीशन, ठीक है। लेकिन ये थे पैरासिम्पैथेटिक के। जो कोलिनर्जिक ड्रग है वो पैरासिम्पैथेटिक को इनहिबिट करती है, यानी कि इसका जस्ट अपोजिट इफेक्ट देगा ये एट्रोपिन पॉइजनिंग। अपोजिट इफेक्ट, अपोजिट कैसे? नाउ डायरिया का अपोजिट क्या होगा? कॉन्स्टिपेशन। यूरिनेशन का अपोजिट यूरिनरी रिटेंशन, है ना, अपना मिड्रियासिस का, मियोसिस का मिड्रियासिस। ब्रेडिकार्डिया, टेकिकार्डिया, ब्रोंकियल, ये था तुम्हारा कंस्ट्रिक्शन, यहाँ हो जाएगा ब्रोंकियल डायलेशन। ये लेक्राइमेशन को रोक देगा, मतलब कम कर देगा। इरेक्शन तो यहाँ पे होगा इजैक्यूलेशन, याद रखना, इरेक्शन, और यहाँ पे होगा इजैक्यूलेशन। देन सिक्रीशन को कम कर देगा, और सलाइवेशन को भी कम कर देगा, ठीक है। तो ये है तुम्हारे पैरासिम्पैथेटिक के, और ये तुम्हारे हैं सिंपैथेटिक के। C फॉर कॉन्स्टिपेशन, UR फॉर यूरिनरी रिटेंशन, ये सिंपैथेटिक के, जो कि तुम्हारे एंटीकोलिनर्जिक ड्रग देंगे, ठीक है। कॉन्स्टिपेशन, यूरिनरी रिटेंशन, देन अपना मिड्रियासिस, देन टेकिकार्डिया, ब्रोंकियल डायलेशन, और लेक्राइमेशन कम हो जाएगा। देन E फॉर इरेक्शन था पैरासिम्पैथेटिक में, इधर E फॉर इजैक्यूलेशन हो जाएगा। देन S का सिक्रेशन कम हो जाएगा और सलाइवेशन भी कम हो जाएगा। भैया ये हो गया अपोजिट इफेक्ट किसके? पैरासिम्पैथेटिक के। ये इफेक्ट देंगे तुम्हारे एट्रोपिन पॉइजनिंग में। तो बताओ कि क्लिनिकल सिम्टम क्या है। एक आदमी तुम्हारे पास आएगा एट्रोपिन पॉइजनिंग केस लेके, तो क्या क्लिनिकल फीचर्स में दिखेंगे? सबसे पहली चीज़, स्वेटिंग नहीं हो रही भैया, क्योंकि सिक्रेशन रोक दिए सारे, स्वेटिंग नहीं हो रही है। तो स्वेटिंग नहीं हो रही तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है? उससे क्या फ़र्क पड़ता है? नहीं हो रही तो नहीं हो रही, नहीं, उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। एट्रोपिन पॉइजनिंग में सबसे इंपॉर्टेंट आदमी आएगा तुम्हारे पास, लगभग अगर तुम डिग्री सेंटीग्रेड में बात करोगे तो लगभग 42 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रहेगा उसका, समझ रहे हो। तो क्या बोलते हैं उसको? हाइपर टेम्परेचर। भैया कर लो क्लिनिकल टर्म रेडी, हाइपरथर्मिया। हाइपरथर्मिया यानी कि हाई टेम्परेचर। और ये इंपॉर्टेंट है, पता है किसमें? बच्चों में। बच्चे खेल कूद करते रहते हैं, पसीना नहीं आ रहा, भैया एट्रोपिन पॉइजनिंग होगी, तुमको पता चला। चाइल्डहुड में मोस्ट कॉमन होता है ये हाइपरथर्मिया, ठीक है। हाइपरथर्मिया तो है ही। सेकेंडली वेजोडाइलेशन, ये फर्स्ट है। सेकेंड फ्लशिंग, मतलब वेन्स, फ्लशिंग ऑन स्किन। अब ये कैसे? वेजोडाइलेशन होगा, एक्सेस वेजोडाइलेशन के कारण तुमको जो वेन्स हैं, सुपरफिशियल वेन्स, वो दिखेगी स्किन के ऊपर ड्यू टू वेजोडाइलेशन। थर्ड पॉइंट इज फॉर ड्राई, देखो सिक्रेशन रोक दिए तो ड्राई आईज प्लस ड्राई माउथ। क्या बोलते हैं कंडीशन को? ड्राई आईज फॉर क्या बोलते हैं बताओ? जीरो ऑप्थेल्मिया और जीरोस्टोमिया, याद रखना, जीरो ऑप्थेल्मिया, जीरोस्टोमिया। जीरो ऑप्थेल्मिया होता है ड्राई आईज और जीरोस्टोमिया होता है ड्राई माउथ। देन फोर्थ इज तुमको हो जाएगा मिड्रियासिस और प्लस
एट्रोपिन पॉइजनिंग में एक और चीज़ होती है साइक्लोप्लेजिया। अभी साइक्लोप्लेजिया क्या है सर बताओ? सुनो, साइक्लोप्लेजिया क्या होता है? एक क्लिनिकल केस है साइक्लोप्लेजिया का जिसमें तुम्हारी आयरिस की मसल जो होती है वो कॉन्ट्रैक्ट करती है। अभी पूरी आयरिस की मसल ही पड़ेंगे साथ में इसके साथ में, तो उसमें क्या होगा, वो पूरी कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, तुम्हारी प्यूपिल जो होती है वो पूरी तरीके से खुल जाती है, और वो लीड करती है कहाँ पे? ब्लाइंडनेस में। कैसे लीड करेगी? क्योंकि तुम्हारी आयरिस की मसल पैरालाइज हो गई है, ठीक है, तो तुम्हारा क्या होगा, अकोमोडेशन नहीं हो पाएगा। क्या नहीं हो पाएगा? अकोमोडेशन नहीं हो पाएगा। तो अकोमोडेशन के ना होने के कारण तुम ब्लाइंड हो सकते हो, लीड्स टू ब्लाइंडनेस। फिफ्थ पॉइंट इज, ये हो गया सिक्रेशन। हाँ, तुमको सिजर्स आएंगे, दौरे जो होते हैं ना, दौरे छूटना, दौरे छूटेंगे सच में, ठीक है। और लास्ट में वही सारी चीज़ लिख दो उसमें जो ऊपर है, ऊपर की है टैकीकार्डिया दिखेगा आदमी में, हार्ट रेट ज़्यादा हो जाएगा उसका, टैकीकार्डिया। सेकेंड कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा उसको, क्योंकि तुमने एट्रोपिन पॉइजनिंग कर दी है तो कॉन्स्टिपेशन, और प्लस यूरिनरी रिटेंशन। यूरिनरी रिटेंशन समझ में आया? एट्रोपिन पॉइजनिंग में तुमको क्लिनिकल फीचर क्या क्या दिखेंगे। अब तुम ये बताओ कि ट्रीटमेंट क्या दोगे। अब तुम ये बताओ कि ट्रीटमेंट क्या दोगे। तो भैया ट्रीटमेंट में अपन देंगे इसको, ट्रीटमेंट लिखेंगे अपन लाल से। ट्रीटमेंट में आता है इसका, अगर ये एंटी कोलिनर्जिक है, अगर इसका हो गया पॉइजनिंग तो अपन क्या देंगे? कोलिनर्जिक देंगे, फाइसोस्टिगमिन। फाइसोस्टिगमिन। मैंने एक ड्रग पढ़ाई थी, पाइलोकार्पिन, याद है? पाइलोकार्पिन इज फॉर जीरोस्टोमिया और जीरो ऑप्थेल्मिया, ड्राई आइज ड्राई माउथ, पाइलोकार्पिन मत भूलना, ठीक है। समझ में आ गया एट्रोपिन पॉइजनिंग क्या होगी? क्या क्या होगा एट्रोपिन पॉइजनिंग? फटाफट 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 रिकॉल कर लो। सुनो, ये एट्रोपिन पॉइजनिंग का केस है। किसका केस है? एट्रोपिन पॉइजनिंग का केस है। क्या होगा एट्रोपिन पॉइजनिंग में? एट्रोपिन पॉइजनिंग में तुम्हारी क्लिनिकल फीचर क्या क्या आएंगे? तो स्वेटिंग होगी उसको, स्वेटिंग नहीं होगी उसको, स्वेटिंग नहीं होगी उसको, तो क्या होगा? टेम्परेचर बॉडी का बढ़ता रहेगा, क्योंकि तुम्हारा जो एक स्वेटिंग क्या होता है, एक तरीका होता है इससे तुम अपनी बॉडी का कूलिंग इफेक्ट देता है, तो तुम कूलिंग इफेक्ट मिल नहीं पाएगा तो टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, तो हाइपरथर्मिया हो गया। मोस्ट कॉमन चाइल्डहुड में होता है। सेकंड, अपनी वेन फ्लश हो जाएगी स्किन में, यानी कि सुपरफिशियल वेन जो होगी तुमको विजिबल हो जाएगी स्किन के ऊपर ड्यू टू वेजोडाइलेशन, ठीक है। थर्ड पॉइंट, ड्राई आइज ड्राई माउथ, क्योंकि सिक्रेशन रुक गए हैं। मिड्रियासिस हो गया, लीड्स प्लस साइक्लोप्लेजिया भी हो जाता है, क्योंकि आयरिस की मसल पैरालाइज हो गई है, आयरिस की मसल पैरालाइज हो गई है, वो आयरिस की मसल अकोमोडेशन नहीं होने देगी, जिससे ब्लाइंडनेस हो सकती है। फोर्थ पॉइंट, तुमको सीजर हो जाएंगे। फिफ्थ पॉइंट, तुमको टैकीकार्डिया, कॉन्स्टिपेशन और यूरिनरी रिटेंशन हो जाएगा। ये सारे सिम्टम लेकर मेरे पास पेशेंट आएगा, तुम क्या दवाई दोगे उसको? फाइसोस्टिगमिन दोगे, सॉल्व केस, ठीक है। चलो जल्दी हो गया, कुछ थोड़ा स्पीड स्लो करके देख लेना। उसके बाद अपन बात करते हैं यूजेस। किसके यूजेस भैया? एंटीकोलिनर्जिक के यूजेस। सबसे पहले अपन बात करते हैं यूज ऑन CNS। यूज ऑन CNS। CNS में भी इसके अलग अलग लेवल्स पे यूज होता है। सबसे पहले यूज होता है कॉर्टेक्स में। सबसे पहले कहाँ यूज होता है? कॉर्टेक्स में। कॉर्टेक्स में कहाँ यूज होगा? तो कॉर्टेक्स में क्या होता है, तुमने ये सुना होगा, मेमोरी। मेमोरी, जो मेमोरी और कॉग्निशन होता है, कॉग्निशन सोचना, ठीक है, वो थ्योरेटिकल कॉग्निशन, दिमाग लगाओ पता लग जाएगा। कॉग्निशन जो होती है वो एट्रोपिन में क्या होती है? बढ़ेगी घटेगी? घटेगी। क्यों घटेगी? सोचो। क्योंकि एसिटाइलकोलिन कम हो रहा है। यस, एसिटाइलकोलिन में बॉडी में जितना रहेगा तुम्हारी बॉडी उतनी अच्छी मेमोरी देगी। बट तुम ये नहीं कर सकते कि बॉडी में पूरा एसिटाइलकोलिन की दवाइयाँ ले लो। क्यों? क्योंकि अगर एसिटाइलकोलिन ज़्यादा लोगे तो डोपामिन कम हो जाएगा, डोपामिन कम हो जाएगा तुमको पार्किंसन हो जाएगा, तुम डिप्रेशन में चले जाओगे। देखा है कुछ ऐसे लोगों को जिनमें मेमोरी तो बहुत होती है, मतलब यह है कि यार ये आदमी तो बहुत पढ़ता है यार, उसको सब कुछ याद रहता है, लेकिन डिप्रेस होता है। केसेस सुने होंगे। एम्स का है, फोर्थ ईयर टॉप मारा, फर्स्ट ईयर टॉप मारा, सेकंड ईयर टॉप मारा, सुसाइड हो गई, डिप्रेशन, डोपामिन लेस हो गया क्योंकि एसिटाइलकोलिन बढ़ गया। एवरीथिंग इज क्लिनिकल। ओके, सो कॉर्टेक्स हो गया अपना, आ गया डिक्रीज इन मेमोरी एंड कॉग्निशन। एट्रोपिन होता है उसमें, अपन कॉज करता है सीजर्स को। अब बात करते हैं अपन एक इंपॉर्टेंट, एक प्रैक्टिकल केस होता है, इसको बोलते हैं अपन हायोसिन। क्या बोलते हैं अपन? हायोसिन। जो हायोसिन होता है वो कॉग्निशन को कम करता है। किस कम करता है? कॉग्निशन को कम करता है, यानी कि सोच समझ की शक्ति को कम करता है, प्लस सिडेशन कॉज करता है। क्या करता है? सिडेशन कॉज करता है। सिडेशन तो कॉज करेगा, तो इसलिए अपन इसको यूज़ करते हैं एज अ ट्रुथ सीरम। ट्रुथ सीरम
लेकिन जब नार्को एनालिसिस होता है, क्या होता है, नार्को एनालिसिस का टेस्ट होता है, तो अपन क्या इसको हायोसिन देते हैं? नहीं। ड्रग ऑफ चॉइस क्या है? ड्रग ऑफ चॉइस है तुम्हारे पास थायोपेंटॉन। थायोपेंटॉन इज अ ड्रग ऑफ चॉइस। थायोपेंटॉन इज अ ड्रग ऑफ चॉइस। मतलब अगर थायोपेंटॉन नहीं है तो अपन हायोसिन से भी काम चला सकते हैं, ठीक है, एक बार को काम कर देगा हायोसिन भी, लेकिन थायोपेंटॉन इज अ ड्रग ऑफ चॉइस, मतलब थायोपेंटॉन ही देना है जब तक हो। ओके देन, अल्जाइमर्स में, हाँ सबसे इंपॉर्टेंट है कि कब कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, अल्जाइमर्स में अपन नहीं देंगे, अल्जाइमर्स में। ओके देन, सेकंड पॉइंट आता है अपने पास, ये हो गया कॉर्टेक्स का। अब आता है अपने पास बेसल गैंग्लिया। तो जो बेसल गैंग्लिया में इफेक्ट आएगा, अब सुनो जो कहानी में बता रहा था ना पर उसकी डोपामिन इन सब की, वो यहाँ आएगी। देखो बेसल गैंग्लिया में क्या होता है, बेसल गैंग्लिया में एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीज तुमने फर्स्ट ईयर में पढ़ी होगी, पार्किंसन। पार्किंसन कैसे होती है? डोपामिन के कम होने से होती है पार्किंसन, ये सबको पता है कि डोपामिन कम हो जाएगा। तो बेसल गैंग्लिया में डोपामिन होता है, लेकिन डोपामिन इज इक्विवेलेंट, और ऐसे साइन बनाते हैं टू एसिटाइलकोलिन। डोपामिन कम होगा तो एसिटाइलकोलिन बढ़ेगा। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट द पार्किंसन। इन पार्किंसन व्हाट हैपन, डोपामिन कम हो गया है, डोपामिन कम हो गया है। अब डोपामिन कम हुआ है यानी कि एसिटाइलकोलिन बढ़ गया है, ठीक है। तो अपन क्या देंगे उसको, उससे हुआ क्या, पहली बात तो एसिटाइलकोलिन बढ़ेगा तो क्या होगा, एक्सेस मसल कॉन्ट्रैक्शन, जिससे मस्कुलर रिजिडिटी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? मसल रिजिडिटी, क्योंकि एक्सेस मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन हो गया है तो मस्कुलर रिजिडिटी होगी। तो मस्कुलर रिजिडिटी से बचने के लिए अपन क्या करेंगे, इसको डोपामिन कम हो गया, पार्किंसन कॉज हो गया, मस्कुलर रिजिडिटी हो गई है, ठीक है। तो अपन ये जो इसको बोलते हैं ना पार्किंसन, ये होता है ड्रग इंड्यूस पार्किंसन। क्या होता है ये? ड्रग इंड्यूस पार्किंसन, ड्रग इंड्यूस पार्किंसन। और इसके ट्रीटमेंट में अपन क्या देते हैं, तो ट्रीटमेंट अपन देते हैं एक ड्रग विच इज एंटीकोलिनर्जिक, जिसका नाम है बेंजहेक्सोल। ओके सो तीसरा यानी कि दूसरा, पहला CNS था, सेकंड इज वेस्टिब्यूल। अभी वेस्टिब्यूल क्या है? वेस्टिब्यूल apparatus तुमने सुना होगा, इनर ईयर में होता है। कहाँ होता है? इनर ईयर में। अब सुनना क्या होता है, जब भी अपन जाते हैं बस में, ठीक है, जब भी अपन जाते हैं बस में तो क्या होता है, बस में जाएं या कार में जाएं, कार की बैक सीट में अपन बैठे हैं, कार अपनी उस पर जा रही है, घाट है कोई, ठीक है, पहाड़ है, ऊपर नीचे गाड़ी हो रही तुम्हारी, क्या होगा, जो तुम्हारी वेस्टिबुलर नर्व है वो इरिटेट हो रही है। क्या हो रही है? इरिटेट हो रही है। अब इरिटेट होने से क्या हुआ, तुम्हारी सेमी सर्क्यूलर कैनाल में चेंज हो रहा बार बार। क्यों? क्योंकि तुम्हारा पोस्चर चेंज हो रहा है, तुम्हारी ग्रेविटी उसको अलग ले रही है और तुम उसको अलग दे रहे हो। जस्ट सेकंड, ये क्या हो रहा है? ओके, सेमी सर्क्यूलर कैनाल में दिक्कत हो रही है बार बार, और फिर उससे इरिटेशन हुई। किसको इरिटेशन हुई भैया? उससे इरिटेशन हुई। किसको इरिटेशन हुई? उससे इरिटेशन टू या ऑफ वेस्टिबुलर नर्व। वेस्टिबुलर नर्व में इरिटेशन हुई है भैया, ये जाएगा सिग्नल सेरिबेलम में, और सेरिबेलम एक्टिवेट करेगा किसको? वॉमिट सेंटर को, और तुमको हो जाएगी वॉमिटिंग। CTC बोलते हैं उसको, CTZ बोलते हैं, सॉरी CTC नहीं, CTZ बोलते हैं। और ये लीड करेगा वॉमिट को, वॉमिट और नोजिया यानी कि जी घबराता। अब वॉमिट को रोकना कैसे, याद रखना, जो तुम्हारा ये है कौन, वेस्टिबुलर नर्व के 2 रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है, 2 रिसेप्टर्स इसके पास होते हैं। पहला होता है M1, ठीक है, जो कि कहाँ प्रेजेंट है? M1 या तो स्टमक में और या तो फिर ब्रेन में। ब्रेन में कहाँ? अपना सेरिबेलम, कॉर्टेक्स के नीचे दीपक एम्पर एरिया होता है वहाँ पे, ठीक है। तो M1 मस्कुलिन रिसेप्टर्स प्रेजेंट है, और दूसरा H1 रिसेप्टर। सो इसका ट्रीटमेंट क्या है भैया, अपन ट्रीट कैसे करेंगे इसको? तो अपन ट्रीट करेंगे बाय हायोसिन, ठीक है। अब देखो 2 है अपने पास, M1 और H1, तो दोनों के लिए अपने को ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। तो एंटी मस्करिनिक यानी कि जो इसको ब्लॉक कर देगा मस्करिनिक रिसेप्टर्स को, वो क्या है? तो एंटी मस्करिनिक, अरे पूरा लिखना, हाँ, एंटी मस्करिनिक वो कौन है? तो याद रखना हायोसिन होता है। हायोसिन को हायोसिन बोल क्या बोलते हैं? स्कोपोलामीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्कोपोलामीन। और ये होता क्या है? तो ट्रांसडर्मल पैच होता है, और ब्रैकेट में लिखता हूँ ये होता है स्कोपोलामीन, ठीक है। और दूसरा ट्रीटमेंट कैसा होगा? एंटी हिस्टामिनिक।
एंटीहिस्टामिनिक ड्रग कौन सी है, वो तुम पढ़ी नहीं अभी अपन ने, वो एक है सिनार्जन। सिनार्जन ये टैबलेट फॉर्म में होती है। तभी जब वो अपन लंबे सफ़र में जाते हैं कहीं, कार से जा रहे हैं या मिनी बस करके जा रहे हैं, बस करके जा रहे हैं, तो जिनको उल्टी की प्रॉब्लम होती है अपन को दवाई ये देते हैं टैबलेट, और पॉसिबल होता है तो अपन ये लगा देते हैं उसको, ट्रांसडर्मल पैच लगा देते हैं स्कोपोलामीन का, तो उससे वो ठीक हो जाता है, उनको दिक्कत नहीं आएगी बाद में पूरे रास्ते पर। उसके बाद अपन बात करते हैं हार्ट की, कि हार्ट पे का इफेक्ट है, हार्ट पे का यूज़ है इसका। लेट्स टॉक अबाउट हार्ट। तो बताया था मैंने हार्ट पे कौन सा रिसेप्टर है, हार्ट पे रिसेप्टर है अपने पास। हार्ट पे कौन सा रिसेप्टर है, तो हार्ट पे रिसेप्टर है अपने पास M2 रिसेप्टर्स। हार्ट पे M2 रिसेप्टर है, तो उसमें पैरासिम्पैथेटिक इफेक्ट क्या था, आराम से ब्रेडिकार्डिया, ठीक है। लेकिन अब एट्रोपिन है, क्या करेगा, ब्लॉक करेगा M2 रिसेप्टर्स को, M2 को उसने ब्लॉक कर दिया। और मैंने एक और चीज़ बताई थी कि M1, M3 और M5 ये एक्साइटेशन करते हैं, ये एक्साइट होता है क्योंकि कौन से ये GQ है, और जो M2 और M4 है ये GI रिसेप्टर्स हैं। GPCR में ये GI पाथवे चलते हैं, यानी कि इनहिबिट करते हैं। तो क्या करते हैं, ये M2 रिसेप्टर ब्लॉक हो जाएगा एट्रोपिन से। लेकिन M2 रिसेप्टर किसके लिए होता है, हार्ट रेट को कम करता है प्लस कंडक्शन को भी कम करता है। तो भैया अब तुमने एट्रोपिन दे दिया तो क्या होगा, हार्ट रेट भी बढ़ जाएगा, यानी कि टैकीकार्डिया हो जाएगा, प्लस कंडक्शन भी बढ़ जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया। तो ड्रग ऑफ चॉइस है ये, एट्रोपिन फॉर इज ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ब्रेडिकार्डिया। ब्रेडिकार्डिया के लिए ड्रग ऑफ चॉइस है। और किसके लिए ड्रग ऑफ चॉइस है, तो AV नोड ब्लॉक। जब AV नोड तुम्हारा ब्लॉक हो जाएगा उसके लिए, AV नोड ब्लॉक हो जाएगा, कंडक्शन कम करेगा कौन, कोलिनर्जिक, एंटीकोलिनर्जिक कंडक्शन को बढ़ाएगा, और कंडक्शन को इनिशिएट कौन करता है, AV नोड, ठीक है। चलो नेक्स्ट इज, और हाँ इसमें एक टॉपिक होता है याद रखना, अपन ने ये पढ़ा कि ड्रग ऑफ चॉइस है ब्रेडिकार्डिया के लिए, ठीक है, यानी कि ये कौन सा करेगा, कॉजेस टैकीकार्डिया। ये तो हर किसी को पता है कि जो एट्रोपिन है वो टैकीकार्डिया कॉज करता है। लेकिन मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ, वो सुनो। अपन ने एट्रोपिन दी, अपन ने क्या दी, एट्रोपिन दी। एट्रोपिन ने सबसे पहले ब्लॉक करा किसको, जो तुम्हारा M1 रिसेप्टर है, किसको, M1। रिमेंबर माई वर्ड्स कि मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। हार्ट है, मान लो तुम्हारा हार्ट है, तुम्हारे हार्ट पे 2 रिसेप्टर्स हैं। देखो मैंने क्या बोला था, प्रीडोमिनेटली अपना M2 है हार्ट पे, लेकिन M1 नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा। तो M1 रिसेप्टर हार्ट पे होता है, वो किसके लिए होता है, फॉर वेगस स्टिमुलेंट्स, कि वेगस जो बोलेगा उसके लिए M1 रिसेप्टर है। तो वेगस स्टिमुलेंट्स के लिए अपना होता है M1 रिसेप्टर। अब सुनना, हार्ट पे जो M1 रिसेप्टर है वो ब्लॉक हो जाएगा, और उससे होगा ट्रांजिएंट ब्रेडिकार्डिया। क्यों होगा भैया, ब्लॉक क्यों होगा, क्योंकि एट्रोपिन क्या है, एट्रोपिन तो एक एंटीकोलिनर्जिक है, उसको थोड़ी दिख रहा है कि M1 M2 है, वो तो मस्कुलिन रिसेप्टर को ब्लॉक करना है, M1 M2 M3 M5 सबको ब्लॉक करेगा वो, ठीक है। तो इसके ब्लॉक करने से क्या हुआ, ट्रांजिएंट ब्रेडिकार्डिया हुआ। उसके बाद में M2 ब्लॉक होने के कारण टैकीकार्डिया हो गया, जो कि परसिस्टेंट है। तो पहले क्या होगा, ट्रांजिएंट ब्रेडिकार्डिया, उसके बाद डेफिनेटिव टैकीकार्डिया। क्या हुआ था, मेन पैथोलॉजी तुमको पता होनी चाहिए कि पहले M1 रिसेप्टर ब्लॉक हुए, उसके बाद M2 ब्लॉक हुए, M1 के बाद M2 आता है, ठीक है। और M2 का होता है ऐसे नोट पे होता है, और AV नोट पे होता है। हाँ टैकीकार्डिया हो गया भैया। अब हम बात कर लेते थोड़ी आँखों की, जो कि इम्पोर्टेंट है बहुत। नाइस, देखो आँखें कैसे इम्पोर्टेंट है। आँखें कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट है कि आँखों का डायग्राम बहुत घटिया बनाता हूँ मैं, अगली बार से डायग्राम लेके आऊँगा साथ में। ये क्या बना रहा हूँ, ब्लू से लेंस बना रहा हूँ, ठीक है, देख लेना ध्यान से। क्या बना रहा हूँ, ब्लू से लेंस बना रहा हूँ। लेंस के जस्ट आगे क्या होगी, लेंस के जस्ट आगे क्या होगी, रेड से आइरिस होगी, ठीक है। ये क्या चीज़ है भैया, तो ये तुम्हारी आइरिस है। और ये क्या ओपनिंग है, प्यूपिल। ये क्या ओपनिंग है, प्यूपिल। देखो अब मैं ग्रीन से इसको कर देता हूँ लेबल, ये है तुम्हारा प्यूपिल, ये है सिलियरी मसल्स, ये तुम्हारी लेंस, ये तुम्हारा रेटिना पीछे से, और यहाँ पे पूरे में एक ह्यूमर है विच इज एक्वस ह्यूमर। इतना समझ में आया।
टक 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 टक, कुछ समझ में आया? ठीक है, ये आयरिस है, ये जो है रेड कलर, ये रेड वाली आयरिस है, ब्लू लेंस है तुम्हारी, ये सिलेरी मसल्स है, ये तुम्हारी एक्वस ह्यूमर यहाँ भरा हुआ है पूरे में। ठीक है, उसके बाद सुनना कि तुम्हारा ये तुम्हारी जो है आई का इस वाली व्यू में, अब तुमको दिखाता हूँ फ्रंट में क्या है। ठीक है सर, आप ये कर क्या रहे हैं? आंखें दिखा रहे हैं, फ्रंट में क्या है, साइड में क्या है, उससे हमको लेना देना। बात तो तुम सही बोल रहे हो यार, तुमको लेना देना उससे। ये क्या कहानी बना दिया अब? अबे ये क्या है? देखो हमारे नाम आएंगे, थोड़ा सब्र करो लेकिन। ठीक है, वो तो सब जानते हैं कि आएंगे, थोड़ा सब्र करो, बताएंगे हम भी क्या है सब कुछ। यहाँ पे कुछ चीज़ दिखी जो कि रेडियली आ रही है, तो वो तुम्हारी रेडियल मसल हो गई, ये तुम्हारी रेडियल मसल है। ठीक है, अगर रेडियल मसल के अलावा ये तुमको सर्कुलर दिखा तो तुम्हारी सर्कुलर मसल है। अब एक बात बताओ, अगर रेडियल मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी तो क्या होगा? क्या होगा? ये तो खींचेगे पीछे, पीछे खींचेगे तो क्या होगा? प्यूपिल बड़ा होगा, ये तुम्हारा प्यूपिल है, प्यूपिल बड़ा होगा तो क्या होगा? मिड्रियासिस होगा। तो इसके कॉन्ट्रैक्शन से क्या हो रहा है? मिड्रियासिस हो रहा है। लेकिन अब क्या, अभी जो ड्रग्स है वो क्या करा रही है? मिड्रियासिस ही करा रही है, तो भैया ये कराएगी, कॉन्ट्रैक्शन कराएगी। लेकिन कोलिनेज दूंगा तो क्या होगा? इसका डायलेशन हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? वेरी गुड। तो रेडियल मसल इज एक्टिव मिड्रियासिस कराती है, ये हो गया। और जो तुम्हारी रेडियल मसल्स है इसमें कौन सा रिसेप्टर है? तो अल्फा 1 रिसेप्टर है। कौन सा रिसेप्टर है? अल्फा 1, जो कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करता है, से एक्टिवेट होता है। प्लस उसमें एक पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम भी है विच इज M3। यस, दो रिसेप्टर इसमें प्रेजेंट है, अल्फा 1 और M3, अल्फा 1 और M3, अल्फा 1 और M3। एंटीकोलिनर्जिक्स अपना इसको ब्लॉक कर देती है, किसको? M3 को। और पैरासिम्पैथेटिक में क्या था आई से रिलेटेड, कि वो कॉज करता है मियोसिस। क्या कॉज करता है? मियोसिस कॉज करता है M3। लेकिन अगर M3 ही ब्लॉक है तो क्या मियोसिस कॉज होगा? नहीं, मिड्रियासिस कॉज हो जाएगा। समझ में आया कि क्या कंसेप्ट लगाया है? पैरासिम्पैथेटिक क्या कराता है? मियोसिस। M3 उसका आदमी है, M3 को मैंने ब्लॉक कर दिया, अब वो मियोसिस तो करा नहीं सकता, तो क्या करा देगा? मिड्रियासिस करा देगा। समझ में आया? वेरी गुड। अब समझते हैं इसको लिख के। देखो, जो एंटीकोलिनर्जिक का ब्लॉक किसको करेंगे? M रिसेप्टर्स को। तो भैया उसने ब्लॉक कर दिया M3 को, क्योंकि अल्फा 1 को तो नहीं कर सकता ना, वो तो सिर्फ निकोटिन और मस्कानिक को ब्लॉक करता है, तो M3 को उसने ब्लॉक कर दिया। अब क्या होगा आयरिस में? क्या होगा भैया? तो आयरिस में तुम्हारा मसल पैरालाइज हो जाएगी। ठीक है, पैरालाइज क्यों पैरालाइज हो जाएगी? क्योंकि तुम्हारा एक्टिवेशन ही नहीं हो पाएगा उसका रिसेप्टर्स का, तो उससे क्या होगा? तुम्हारी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगी। जब कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगी तो वो डीयूज हो जाएगी। जब डीयूज हो जाएगी तो पैरालाइज हो गई। बहुत बढ़िया। पैरालाइज स्फिंटर प्यूपिले, वही जो आयरिस की मसल्स है जिसपे तुम्हारी M3 रिसेप्टर्स हैं, प्यूपिल ले। ठीक है, जो कॉज करता है पैसिव मिड्रियासिस। और दूसरा M3 कहाँ मिलेगा तुमको? सिलियरी मसल्स में, सिलियरी मसल्स में मिलता है, जो कि इसके पैरालाइज होने से क्या होगा? जो मैं पहले बात कर रहा तुमसे एट्रोपिन पॉइजनिंग में, साइक्लोप्लेजिया। अब सुनो, देखो थोड़ा ऊपर चलते हैं अपन इस वाले डायग्राम में। ये तुमको दिख रहा है सिलियरी मसल अगर कॉन्ट्रैक्ट होगी तो क्या होगा? लेंथ छोटी हो जाएगी, तुम्हारा फोकल लेंथ बढ़ जाएगी, यानी कि अकोमोडेशन। ये पूरा अकोमोडेशन संभालती तुम्हारा, पूरा अकोमोडेशन से क्या होगा? सिलियरी मसल पैरालाइज होगी क्योंकि इसमें M3 रिसेप्टर्स अपने इसको ब्लॉक कर दिया, तो कोई भी ड्रग या कोई भी सब्सटेंस उस पर एक्ट नहीं कर पाएगा। जब उसको कोई एक्ट नहीं कर पाएगा तो किसी हो गई है? पैरालाइज हो गई। जब पैरालाइज हो जाएगी तो क्या लेंस ऊपर नीचे हो सकता है? नहीं हो सकता। ऊपर नीचे मतलब मोटा पतला हो सकता है? नहीं हो सकता। तो क्या होगा? तुम्हारा ये अकोमोडेशन लॉस हो जाएगा। जो अकोमोडेशन लॉस होने के कारण तुमको ब्लाइंडनेस हो जाएगी। क्या होगी? ब्लाइंडनेस, साइक्लोप्लेजिया। ठीक है, साइक्लोप्लेजिया लीड्स टू ब्लाइंडनेस। अब अपन बात करते हैं यहाँ पे, अब चीज़ आ गई इसके यूजेस, किसके? इसके और इसके, कि अपन ने आयरिस पे और इस पे, किस पे? सिलियरी मसल पे करना क्यों है? आओ तो इस पे अपन देखते हैं फॉर फंडोस्कोपी। इसका यूज कि अपन ने करा क्यों, करते क्यों ऐसा? वह फंडोस्कोपी करते हैं भैया। और फंडोस्कोपी में देखना पड़ता है अपने को, किसको देखना पड़ता है? रेटिना को देखते हैं, याद रखना, रेटिनास को देखते हैं अपन फंडोस्कोपी में। प्लस साइक्लोप्लेजिक इफेक्ट को देते हैं अपन, फॉर सिलियरी स्पाज्म। जब सिलियरी मसल बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट कर रही हो तो अपन देंगे सिलियरी मसल को पैरालाइज कराएंगे।
सिलेरी स्पाजम में देंगे इसको, ठीक है, और लॉस ऑफ अकोमोडेशन के लिए देंगे, लॉस ऑफ अकोमोडेशन के लिए देंगे। लेकिन सर लॉस ऑफ अकोमोडेशन क्यों कराना? बात तो तुम्हारी भी सही है, ये क्यों कराना, दिक्कत क्यों करनी थी, जीवन में शांति से बैठे रहो। एक टेस्ट होता है बस जो तुम हर कोई करा के आता है, वो होता है रिफ्रैक्टरी एरर टेस्टिंग। अगर तुमने अच्छी जगह से आई टेस्ट कराया होगा तो तुम्हारी आंखों में एक ड्रॉप डालता है, बोलता है भैया 15 मिनट तक डाल के रखना, उसका तुम्हें टेस्ट, फिर उसका तुम्हारा टेस्ट होगा, है ना। उसको बोलते हैं रेड टेस्ट, RET। और वो इसीलिए होता है ताकि तुम्हारी लेंस को अच्छे से देख सके वो, ठीक है भैया। ओके, अब बात करते हैं ड्रग्स कौन सी काम आएगी आंखों में। तो आती है ACTH। चलो बात करते हैं ACTH ड्रग कौन कौन सी है। सो ACT और H। ए से होती है एट्रोपिन, सी से होता है साइक्लोपेंटोलेट, एच से होता है टी से कौन सी ड्रग थी, ट्रोपाइकेमाइड, और एच से होता है हेमाट्रोपिन। अब सुनो, मैं तुमको सुनाता हूँ कोई कहानी, जरा मैं इसको हटा दूँ ड्रग के नाम को। हाँ चलो, हाँ, जिसमें एट्रोपिन जो होता है वो अपना लॉन्गेस्ट एक्टिंग होता है। कैसा होता है? लॉन्गेस्ट एक्टिंग। तो क्या तुम ड्रग के लिए जब तुम्हारा वो होगा आई टेस्ट, तो तुम क्या दोगे? नहीं, तुम देते हो ये, क्योंकि शॉर्टेस्ट एक्टिंग होता है। कैसा एक्टिंग होता है? शॉर्टेस्ट एक्टिंग होता है। ट्रोपिकामाइड शॉर्टेस्ट एक्टिंग होता है। ओके देन, एट्रोपिन लेकिन बहुत काम आता है, ये है ड्रग ऑफ चॉइस। किसके लिए भैया? 2 केस के ड्रग ऑफ चॉइस होता है। पहला फंडोस्कोपी में देते हैं एट्रोपिन को, फंडोस्कोपी में देंगे क्योंकि भैया उसके अलावा कोई चांसेस भी नहीं, क्योंकि उसके अलावा कोई चीज़ भी नहीं है। और दूसरा RET में भी देंगे, लेकिन इसको अवॉइड करते हैं, यानी कि कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है। सिलेरी स्पाज्म जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है अपन इसको दे सकते हैं, समझ में आता है, लेकिन RET अपन नहीं दे सकते, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है। RET के अंदर, RET में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है ये। CI का मतलब कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है, मतलब देना ही नहीं है। RET में अपन ये वाली ड्रग देंगे, ट्रोपिकामाइड। RET के लिए ट्रोपिकामाइड अपन देते हैं क्योंकि शॉर्टेस्ट एक्टिंग ड्रग होती है। याद रखना ये 15 मिनट में काम करती है, स्टार्ट होता है 15 मिनट में। ये बोलते हैं 15 मिनट बैठो फिर आना मेरे पास। 15 मिनट्स में इसको स्टार्ट करना पड़ता है इसका काम, और ड्यूरेशन का 4 to 6 आवर होता है बस। ये नहीं कि 4 से 6 घंटे तक अपनी आंखों को बिल्कुल डायलेट करके रखेगी, नहीं, ये नॉर्मल 15 मिनट में शुरू हो जाएगी, तो धीरे धीरे इसका इफेक्ट कम होने लगेगा। ड्यूरेशन 4 to 6 आवर, एकदम से बेचते भी नहीं इंसान को, याद रखना हमेशा। और ये सारी ड्रग जो है ना, ये जितनी ड्रग मैं तुमको बता रहा हूँ, ये सब बहुत काम की, लेकिन ऑल ड्रग्स आर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। ये जितनी तुमको दिख रही है, ऑल ड्रग्स आर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन ग्लोकोमा में कोई भी नहीं देना है, ठीक है। अब वो क्यों नहीं देना है वो अपन ग्लोकोमा में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ग्लोकोमा का लेक्चर देखना उसके लिए। चल, उसके बाद हम बात करते हैं छोटा टॉपिक विच इज रेस्पिरेटरी यूज। इसके सारी यूज इंपॉर्टेंट है, पेपर में लिखना पड़ते हैं। हाँ, यूजेस ऑफ एंटीकोलिनर्जिक, इसलिए वो पढ़ लेना सारे यूजेस। रेस्पिरेटरी बस लास्ट है, रेस्पिरेटरी उसका अपन शुरू करेंगे गैंग्रेनिक ब्लॉकर और खत्म। चलो, कहाँ गया? अच्छा बेटा, उत्तर पढ़ लिया यार अपने। ये क्या कहानी है? ओह ठीक है, हाँ चलो। सो रेस्पिरेटरी यूज देख ले अपन फटाफट। रेस्पिरेटरी यूज, अब रेस्पिरेटरी यूज का कहता है, तो रेस्पिरेटरी यूज में रेस्पिरेशन में होते हैं M3 रिसेप्टर्स, ठीक है। अब ये क्या है, जो एंटीकोलिनर्जिक है वो क्या करेगा? M3 को ब्लॉक कर देगा, ऑब्वियस सी बात है। अब M3 का काम क्या होता है? M3 का काम ये होता है ब्रोंकस का क्या कराना? सिक्रेशन को बढ़ाना। सिक्रेशन को बढ़ाओगे तो क्या करोगे तुम? ब्रोंकियल कंस्ट्रिक्शन कराओगे। क्या कराओगे ब्रोंकस में? ब्रोंकियल कंस्ट्रिक्शन कराओगे, नॉर्मल काम है उसका, कंस्ट्रिक्शन कराओगे, प्लस सिक्रेशन को बढ़ाओगे। अब तुमने क्या करा? तुमने दी एंटी कोलिनर्जिक, उससे क्या करा तुमने? उससे तुमने M3 को ब्लॉक कर दिया,
उसको ब्लॉक करने से क्या हुआ, तुम्हारा ब्रोंकियल डायलेशन हो गया। क्या हो गया, ब्रोंकियल डायलेशन हो गया, तुम गहरी सांसें ले पा रहे हो और तुम्हारे सिक्रेशन भी स्टॉप हो गए हैं, तुम्हारे सिक्रेशन भी बंद हो गए हैं। तो इस ऐसी कौन सी ड्रग है जो अपन ये देंगे इसमें, और अपन ये क्यों देंगे। पहली बात तो ये अपन देंगे क्यों, तो मैं ये भी सही है, देंगे क्यों, तो ये अपन देते हैं ड्यूरिंग सर्जरी। यस, ड्यूरिंग सर्जरी अपन देते ताकि सांसें उसकी अच्छे चलती रहे। अपन जब उसको ऑक्सीजन लगाते हैं तो अपन ड्यूरिंग सर्जरी इसको देते हैं। इसका यूज़ होता है ड्यूरिंग सर्जरी, ड्यूरिंग सर्जरी एंड फॉर इनहेलेशनल प्रॉब्लम्स, इनहेलेशनल प्रॉब्लम्स में अपन इसको देते हैं। ड्रग्स कौन कौन सी है, तो ड्रग में आती है अपनी सबसे इंपॉर्टेंट इप्राट्रोपियम। इप्राट्रोपियम, अब ये इप्राट्रोपियम को मैंने इंपॉर्टेंट क्यों बोला है, क्योंकि ये ड्रग मैंने पढ़ी थी क्लिनिकल पोस्टिंग में, इसलिए मेरे को अच्छे से याद है। इप्राट्रोपियम अपन देते हैं एक्यूट अस्थमा में देते हैं। किस में देते हैं, एक्यूट अस्थमा में। केस ये था मेरे पास कि एक पेशेंट आई थी, बहुत खांस रही थी, मतलब उसको खांसी बहुत चल रही थी, तो उसको मतलब सांसें भी बोल रही थी, मेरी सांस नहीं चल रही, सांस नहीं चल रही, सांस नहीं चल रही। तो जो हमारे हेड थे उस टाइम पे जो बैठे थे, उन्होंने इप्राट्रोपियम इसको प्रिस्क्राइब करी थी, इप्राट्रोपियम दे दो इसको। तो हमने देखा, हमने क्या दिक्कत किया, तो सर ने बताया था कि एक्यूट अस्थमा में इप्राट्रोपियम दी जाती है, जो कि एक एंटीकोलिनर्जिक होती है। तो उसमें फिर हमारे जो साथ का था उसने बोला था कि भैया सर ऑक्सीट्रोपियम भी तो उसके साथ में मिलती जुलती ड्रग है, वो नहीं दे सकते। तो उस सर ने हमको बताया था कि ऑक्सीट्रोपियम जो ड्रग होती है, थोड़ा डिटेल में चले आते हैं, सुन लो, पता है तो बता देता हूँ। इप्राट्रोपियम जो होता है वो शॉर्टेस्ट एक्टिंग होती है, ठीक है, तो इसलिए अपन उसको एक्यूट अस्थमा में दे सकते हैं। लेकिन जो ऑक्सीट्रोपियम होती है ये लॉन्गेस्ट एक्टिंग होती है या लॉन्ग एक्टिंग होती है, लॉन्गेस्ट एक्टिंग या फिर लॉन्ग एक्टिंग होती है। तो इसको अपन एक्यूट अस्थमा में दे के जो क्रॉनिक COPD होती है, क्रॉनिक ऑक्यूपेशनल पल्मोनरी डिसऑर्डर, उनको देंगे, क्रॉनिक COPD, ठीक है, उनको देंगे। हमने बोला कि सर सिर्फ साइड इफेक्ट नहीं आएंगे इसके, इप्राट्रोपियम का शॉर्टेस्ट एक्टिंग कुछ है गई तो कुछ ना कुछ तो आएगा। तो बोलते हाँ आएगा। हाँ सर क्या आएगा, तो बोलते रेस्पिरेटरी सिक्रेशन रुक जाएगी, उसकी सिक्रेशन कम हो सकती है उसकी, ठीक है, जो म्यूकस प्रोडक्शन है वो कम हो सकता है, प्लस कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है कहीं, लेकिन एक्यूट अस्थमा उस टाइम पर ठीक हो जाएगा, उस टाइम पर ठीक हो जाएगा, ठीक है। देन एक और कहानी बची है अपने पास, पेट की कहानी। भैया पेट की कहानी पढ़ लो, पेट की कहानी। आओ, स्टमक में कौन से रिसेप्टर्स थे, M1। सबसे पहला अपन खाने के बारे में सोचते हैं, M1 रिसेप्टर्स। M1 रिसेप्टर से क्या हो रहा था, HCl बढ़ रहा था। अब तुमने क्या करा, M1 रिसेप्टर को ब्लॉक कर दिया, क्योंकि तुमने क्या दी, एंटीकोलिनर्जिक। तुमने दी एंटीकोलिनर्जिक, तुमने ब्लॉक कर दिया M1 रिसेप्टर को। उससे क्या होगा, उससे HCl कम हो जाएगा तुम्हारी बॉडी में, ठीक है, उससे तुम्हारी बॉडी में HCl कम हो जाएगा। HCl कम, लेकिन तुम्हारी कौन सी ड्रग दोगे तुम, तो ड्रग कौन सी है, पायरेंजिपिन। पायरेंजिपिन दोगे, प्लस इसका ट्रीटमेंट किसका दोगे, पेप्टिक अल्सर का। जब जो पेप्टिक अल्सर होता है तो अपन पायरेंजिपिन देते हैं उसको, पेशेंट को। ओके, एक और लॉजिक है स्टमक के साथ साथ इंटेस्टाइन को भी सुन लो। इंटेस्टाइन में होते हैं अपने M3 रिसेप्टर्स। M3 रिसेप्टर्स वो करते क्या हैं, तो ये वो गैस्ट्रिक मोटिलिटी को बढ़ाते हैं, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल को बढ़ाएगा, पहली बात, ठीक है। नॉर्मल फिजियोलॉजी में कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल को बढ़ाता है, ठीक है। जो लॉन्गिट्यूडनल मसल और सर्कुलर मसल्स होती है, ये उनके कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाता है। लेकिन तुमने एंटीकोलिनर्जिक दी है, तो एंटीकोलिनर्जिक क्या करेगा, एंटीकोलिनर्जिक तुम्हारी इसको रोक देगा, यानी कि तुम्हारी मसल्स हैं इनको रोक देगा कॉन्ट्रैक्शन से, और तुमको कॉन्स्टिपेशन कॉज कर देगा, कॉन्स्टिपेशन कॉज कर देगा, ठीक है। देते कभी डायरिया में, याद रखना, ऑब्वियस सी बात है। जब कॉन्स्टिपेशन कॉज करेगा तो किसके लिए देंगे, डायरिया के लिए देंगे। अब हम बात करते हैं बहुत ही छोटा टॉपिक विच इज गैंग्लियोनिक ब्लॉकर। तुमको क्या याद रखना है इसमें बताता हूँ, सुनो। किसको ब्लॉक कर रहे हैं गैंग्लियोनिक ब्लॉकर, तुम्हें ये पता होना चाहिए किसको ब्लॉक कर रहे हैं गैंग्लियोनिक ब्लॉकर्स, एन रिसेप्टर्स। किसको ब्लॉक कर रहे हैं, एन रिसेप्टर्स, जो कि कहाँ होते हैं, ऑटोनॉमिक गैंग्लियाज में होते हैं। कहाँ होते हैं, ऑटोनॉमिक गैंग्लिया में होते हैं। कहाँ होते हैं, ऑटोनॉमिक गैंग्लिया में होते हैं। एक्शन क्या है इनका, तो इनका एक्शन होता है गैंग्लियोनिक ब्लॉकर का, इंक्रीज करते हैं हार्ट रेट को। रेट से लिखता हूँ, फटाफट इंक्रीज करते हैं अपन हार्ट रेट को गैंग्लियोनिक ब्लॉकर देके। सेकंड एक्शन क्या है, कॉज करेगा कॉन्स्टिपेशन कॉज करेगा। थर्ड कि जो जीरोस्टोमिया जीरोप्थिल्म है वो कॉज हो जाएगा गैंग्लियोनिक ब्लॉकर से। जीरो मतलब वो ड्राई आइज है, ड्राई माउथ, ड्राई आइज ऑब्लिक ड्राई
माउथ, ये कॉज हो सकता है, ठीक है। स्वेटिंग कम हो जाएगी, वही सारी कहानी जो एट्रोपिन पॉइजनिंग में थी, ठीक है। प्लस ब्लड प्रेशर, याद रखना एट्रोपिन पॉइजनिंग में ये नहीं था कि ये इन ब्लड प्रेशर भी चेंज करता है, ये कुछ क्या चेंज करता है, तो ये पोस्टरल हाइपोटेंशन दे देता है। इन ब्लड प्रेशर इट कॉजेस पोस्टरल हाइपोटेंशन। क्या कॉज करेगा? पोस्टरल हाइपोटेंशन कॉज करेगा। अब अपन बात करते हैं इसके ड्रग्स की, क्योंकि गैंग्लियन ब्लॉकर्स कौन कौन सी होती है। तो याद रखना जो गैंग्लियन ब्लॉकर्स होती है वो होती है HMT। HMT कौन? हेक्सामेथोनियम ड्रग्स, गैंग्लियन ब्लॉकर्स, हेक्सामेथोनियम, देन मिथाइलमीन, ये मेथिमाइल अमीन, और टी से होता है अपने पास ट्राइमिथिपान, ट्राइमिथिफान, ट्राइमिथफेन। अब जो ट्राइमिथफेन है वो अपन इंट्रावेनसली देते हैं। पहली चीज़ अल्ट्रा शॉट होती है, ये क्या होती है? अल्ट्रा शॉट होती है। और ये अपन क्यों देते हैं? तो इसको ये अपन देते थे, हाँ ये याद है मेरे को, ये अपन देते हैं इन ट्रीटमेंट ऑफ आर्टीरियल एओटा रिपेयर। यस, एओटा रिपेयर। जब भी एओटा का डायसेक्शन होता है, मान ले एनोरिज्म हुआ है एओटा में, तो उसका डायसेक्शन करना पड़ता है, तो इसलिए अपन इसको ट्राइमिथफान देते हैं। क्यों देते हैं ट्राइमिथफान? इसका ही कहानी होगी, तुम जो पहले बात करते हैं अपन एओटा सर्जरी, ठीक है। एओटा का डायसेक्शन होता है तब अपन देते हैं। तो अपन ये देते क्यों है, जो ट्राइमिथफान है देते क्यों है? क्योंकि ये कॉज करता है ऑर्थोस्टैटिक, क्या कॉज करता है? ऑर्थोस्टैटिक हाइपरटेंशन। तो उससे क्या फर्क पड़ता, यह बात भी है। देखो जो तुम्हारा ट्राइमिथफान है ये मिनिमाइज करता है हेमरेज को, मिनिमाइज करता है हेमरेज को। तो उससे क्या होता है? हेमरेज मतलब ब्लड लॉस को। तो उससे क्या हुआ? अपन ने जब एओर्टा की सर्जरी करी तो अपन ने दिया, उससे क्या होगा? जो तुम्हारा ब्लड लॉस है वो ट्राइमिथफान से कम होगा। भले ही वो शॉर्ट लिव्ड है, बहुत कम समय के लिए रुकेगा, लेकिन रुकेगा, ठीक है, लेकिन रुकेगा। उससे क्या होगा? अगर मान लो कि ये बहुत ज़्यादा समय मैंने को ज़्यादा अमाउंट में दे दिया, मैंने को ज़्यादा अमाउंट में दिया, तो क्या होगा? एक जगह का ब्लड रुक जाता है, एक जगह का ब्लड रुक जाता है, और ये जो होता है ये बोन्स में ब्लड सप्लाई को रोक देगा। अगर ट्राइमिथफान मैंने ज़्यादा दे दिया तो ये बोन्स में ब्लड सप्लाई को रोक देता है, उस कारण से ऑर्थोस्टैटिक हाइपरटेंशन हो जाता है। बोन में ब्लड ना पहुंचने के कारण जो हाइपरटेंशन होता है उसको बोलते हैं ऑर्थोस्टैटिक हाइपरटेंशन। ओके, तो धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आप यहाँ तक आए, आपने एंटी कोलिनर्जिक ड्रग भी पढ़ ली है। अब सिर्फ आपकी 2 लेक्चर्स बचे हैं, एक सिंपैथेटिक ड्रग यानी कि एडिजेनिक ड्रग्स, और दूसरी एंटी एडिजेनिक, जिसमें ग्लोकोमा मिला दूंगा मैं साथ में। अगर वीडियो समझ में आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। जब तक के लिए जय श्री महाकाल।